पिछली सिफाई में आएगी। मैंने योगी आदित्यनाथ के इधर जितने भाषण देखे हैं, जितने उनके बयानात देखे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बेचैन है कि समाजवादी पार्टी से मुसलमान जाने ना पाए। और उसकी वजह यही है कि मुसलमान ये सवाल करने लगा है कि अखिलेश के पास दूसरा वोट कौन सा है। अखिलेश यादव के पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमान के अलावा दूसरा वोट नहीं। दूसरा वोट कौन सा है और मुसलमानों के लिए बीते 12 सालों में आपने किया क्या है? लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर कमाल अख्तर यादव एमएलए होते तो क्या अखिलेश यादव उनसे इस्तीफा ले पाते। बहुजन समाज पार्टी 2022 के मुकाबले में थोड़ा एक्टिव ज्यादा है। 22 में पार्टी मुर्दा पड़ी हुई थी, कोई एक्टिविटी नहीं थी, घर पे इंतजार करते थे, कोई आ गया टिकट ले लिया। अंतिम दिनों में 100-150 टिकट दिए गए। बसपा कहीं ना कहीं 2022 के मुकाबले में बेहतर तो दिखाई दे रही। काशीराम को जब उदय हुआ तो काशीराम ने सहारनपुर से ही शुरू किया था। काशीराम को मैं सियासी वैज्ञानिक मानता हूँ। वो पहले उस जिले की वो देखते थे, स्थिति देखते थे, भौगोलिक स्थिति देखते थे, उसके बाद देखते थे आबादी किसकी कितनी है। तो जाटो था ही, खुद आके यहाँ से चुनाव लड़ गए। मायावती ने यहाँ डेरा डाला। विधानसभा का चुनाव लड़ना हुआ पहला मायावती को, तो वो भी आगे यहीं से हरोड़ा से चुनाव लड़ी। 22 में इमरान मसूद को इस्तेमाल किया समाजवादी पार्टी। इमरान मसूद का अपना एक जनाधार यहाँ है, उसे कोई कुछ भी कहे। अगर बसपा के साथ मुसलमान चला गया जैसे समाजवादी पार्टी के साथ, तो इतिहास पूर्व का देखते हुए यह है कि फिर दूसरा नहीं जीत सकता। समाजवादी पार्टी के अस्तित्व को सिर्फ सहारनपुर में थोड़ी खतरा है, पूरे पश्चिम मतलब ओवरऑल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो 122-23 मेरे ख्याल से जो विधानसभा सीटें हैं, उसमें समाजवादी पार्टी को पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में खतरा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास सपोर्टिंग वोट नहीं है। एसआईआर ने समाजवादी पार्टी की 111 सीटों में 90 का खेल खराब किया। ये बड़ी बात है। सहारनपुर देहात में ही 55-60 हजार वोट कटा है। आशु मलिक कहाँ ठहर पाएंगे? 30,000 से जीते हैं, 55 हजार वोट कट चुका है। नामांकन से पहले सपा हार चुकी है। सामान्य सीट पे बसपा एससी लड़ा करके बहुत अच्छा इम्पैक्ट करती है और बहुत अच्छा उसका विनिंग मार्जिन भी अच्छा है। वजह यह है कि उनका अपना वोट उनके पास आ जाता है, बाकी वोटों में बंटवारा हो जाता है। समाजवादी पार्टी अगर कमजोर होगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है। मजबूत समाजवादी पार्टी, और हमेशा आप पिछले कई चुनाव देख लीजिए, बसपा सरकार में अगर होगी और बसपा हारी तो समाजवादी पार्टी सरकार बनाती है। सपा सरकार में होगी और सपा अगर हारी तो भारतीय जनता पार्टी सरकार। बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ अपना पूरा जोर लगाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि जो एक तो हिंदू भाई शिलकास है, तो वो तो सोचते हैं हमारा है, और शिलकास में जाटो आज तक हिंदू हो नहीं पाया। वो वाला हिंदू, जिस हिंदुत्व की बात भाजपा करती है या योगी आदित्यनाथ करते हैं कि मुसलमानों से दुश्मनी रखो और ये नहीं करो वो न करो, उस लाइन पे वो अभी तक नहीं चला है। मैंने 2007 के नारे सुने, हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट नारा था उसकी लोग चर्चा नहीं करते। पाथर रख लो छाती पर, मोहर लगाओ हाथी पर, कि पत्थर सीने पे रख के हाथी पे मोहर लगा दो, क्योंकि आपको समाजवादी पार्टी को हराना है। ब्राह्मण योगी से नाराज है, भयंकर एकदम नाराज है तो है। अगर भाजपा को अखिलेश से हरवाना है तो नहीं हरवाएगा, बीएसपी से हरवा सकता है, वही है पाथर रख लो छाती पर। बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मणों को लामबंद करने की कोशिश कर रही है। आप बसपा में अभी कौन से चेहरे को देखते हैं जो ब्राह्मणों को रिप्रेजेंट कर सकता है? क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा का जो फेस है वो कई बार इस्तेमाल हुआ है। सतीश चंद्र मिश्रा को मैंने कभी ब्राह्मण चेहरा नहीं माना। सतीश मिश्रा पार्टी में महाधिवक्ता थे। हाँ। चेहरे कौन थे? हरशंकर तिवारी, उसके बाद आपके श्याम सुंदर शर्मा, उसके बाद हंडिया के त्रिपाठी, मास लीडर ये लोग, ये सब बसपा में आए थे। उन्होंने लाल बत्तियां बंटवाई थी। एक एक जिले में 2-2 लाल बत्ती। सुल्तानपुर में होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, उनके घर में 2 लाल बत्ती, बाप के पास भी बेटे के पास भी। साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। मेरे साथ इस वक्त सैयद कासिम जी हैं, राजपथ के संपादक और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पर बेहद बारीकी से नज़र रखने वाले। ये डिस्कशन बड़ा ज़रूरी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोग बैठे हुए हैं सहारनपुर में इस वक्त, और सहारनपुर में 27 का जो चुनाव का माहौल है वो गर्म हो चुका है ऑलरेडी। तो हम लोगों ने जो कुछ भी सहारनपुर में बीते कुछ दिनों में महसूस किया है, उत्तर प्रदेश की जो तपिश महसूस की है, उसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर आने वाले 2027 में होने क्या वाला है। बहुजन समाज पार्टी क्या कुछ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या फिर से वही ढाक के 3 पात रहेंगे, इस पर भी बातचीत करेंगे। और साथ में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर पर योगी आदित्यनाथ की सक्रियता अचानक से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों बढ़ गई है, तमाम सारे ऐसे मसले हैं। कुछ पॉलिटिकल हिस्टोरिकल फैक्ट भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। चुनाव अभी थोड़ा सा दूर है, लेकिन तपिश जो है, जो गर्मी है चुनाव की, वो महसूस होने लगी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में।
हाँ, दूर तो इसे नहीं कह सकते हैं आप, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के इनर सर्किल के लोग हैं, हाँ, दिल्ली से के लखनऊ तक, उनका ये मानना है कि चुनाव जनवरी में ख़त्म हो चुका होगा। यानी ये नवंबर के आसपास इलेक्शन शुरू हो चुका होगा। ये बिल्कुल पुष्ट है, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी कमान अपने हाथ में ली हुई है। लग रहा है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी माने योगी आदित्यनाथ हो गए हाँ, सरकार, मतलब इलेक्शन के लिए। पूरी भाजपा में आप देखिए संगठन कहाँ दिखाई दे रहा है? कहीं संगठन की कोई एक्टिविटी आपको नजर आ रही है? प्रदेश अध्यक्ष की दिखाई दे रही हो, या संगठन के दूसरे लोगों के प्रभारी महासचिव जो हैं उनकी? कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ। और वेस्ट यूपी पे उनका धावा ज़्यादा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे उनका धावा ज़्यादा है। लगातार अभी हम और आपको एक पोस्ट देख रहे थे, किसी ने फेसबुक पे लिखा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी, भाजपा की महिला नेता, और लिख रही है कि आप एक मशीन नहीं दे सकते अस्पताल में, बार बार क्यों आ रहे हैं भाई? 3 महीने में इतनी बार आप आ चुके हैं, क्या करने आ रहे हैं? तो वो सवाल कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि योगी आदित्यनाथ इतना सक्रिय हैं, भारतीय जनता पार्टी उतना उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। दिल्ली जैसे लग रहा है कि सो रही है। दिल्ली को पता ही नहीं कि उत्तर प्रदेश में कोई राज्य है जहाँ चुनाव हैं, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तो जैसे भाजपा के एजेंडे में ही नहीं है। पंजाब के लिए वो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पूरी ताकत झोंक रहे हैं। वहाँ विधायक तो 2 हैं और राज्यसभा सदस्य 7 हो गए उनके पास, MP 7 हो गए। तो ये एक सोचने वाली बात तो है कि ऐसा क्या है कि जो योगी आदित्यनाथ को परेशान कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी को लेकर के क्या देखते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यादव नहीं है प्रशांत, हाँ, वेस्ट यूपी में जहाँ हम बैठे हैं, सहारनपुर, यहाँ से लेके आप चले जाइए शाहजहाँपुर तक, हाँ, फिर शाहजहाँपुर में जाके यादव आपको मिलता है, लोधी यादव, बल्कि यादव वहाँ लोध से कम है, लोध ज़्यादा है, यादव कम है, लेकिन यादव हो जाता है वहाँ से। बीच में मुरादाबाद में थोड़ा सा यादव है, उसके अलावा फिर संभल में थोड़ा सा यादव है। पहले मुलायम सिंह यादव, रामगोपाल यादव वहाँ से सांसद होते थे, लेकिन इतना नहीं बचा है। सीटों के नए परिसीमन में वो यादव कम हो गया। मुसलमान और शेड्यूल कास्ट, जाटो और मुस्लिम, इसकी आबादी इस तरफ बहुत ज़्यादा है। मैंने योगी आदित्यनाथ के इधर जितने भाषण देखे हैं, जितने उनके बयानात देखे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बेचैन है कि समाजवादी पार्टी से मुसलमान जाने ना पाए। और उसकी वजह यही है कि मुसलमान ये सवाल करने लगा है कि अखिलेश के पास दूसरा वोट कौन सा है। अखिलेश यादव के पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमान के अलावा दूसरा वोट नहीं है। दूसरा वोट कौन सा है, और मुसलमानों के लिए बीते 12 सालों में आपने किया क्या है? बहुत अजीब अजीब सवाल होते हैं साहब। आजम साहब को लेके सवाल होता है, अब तो कमाल अख्तर को लेके कल से सवाल हो रहा है। हाँ, कमाल अख्तर से उन्होंने इस्तीफा ले लिया, अखिलेश यादव ने। कमाल अख्तर ने खुद मीडिया से ये बात कही है कि अखिलेश, हमने अपने नेता के कहने पे इस्तीफा दिया है। लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर कमाल अख्तर यादव MLA होते तो क्या अखिलेश यादव उनसे इस्तीफा ले पाते? मुस्लिम MLA कमाल अख्तर, उनसे आपने इस्तीफा ले लिया। किस लिए ले लिया? रुचि वीरा नाराज हैं। रुचि वीरा मुरादाबाद से जीतने वाली वो सांसद हैं जो मुस्लिम पॉपुलेशन में समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया। लोग कहते हैं कि आजम खां का टिकट है, तो आजम खां का भी अगर टिकट है तो अखिलेश यादव ने आजम खां के खिलाफ जाकर रामपुर में मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को टिकट दिया ना। हाँ। तो ये कह देना कि वो आजम खां का टिकट है, मेरे हलक के नीचे इसलिए नहीं उतरेगा कि रामपुर उनका है, वहाँ तो आपने नदवी को, उनके सबसे घोर विरोधी को टिकट दे दिया, और मुरादाबाद में नहीं किया। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये इस वक्त मुसलमानों में बेचैनी भी है, और बहुजन समाज पार्टी 2022 के मुकाबले में थोड़ा एक्टिव ज़्यादा है। 22 में पार्टी मुर्दा पड़ी हुई थी, कोई एक्टिविटी नहीं थी, घर पे इंतज़ार करते थे, कोई आ गया टिकट ले लिया। अंतिम दिनों में 100-150 टिकट दिए गए। तमाम टिकट, 50-55 टिकट तो नामांकन के दिन दिए गए, फॉर्म भी दे के भेजा गया, DM से बात की गई। क्योंकि मतलब इस तरह से हो गया था कि पहले दे दिया अपने किसी कार्यकर्ता को टिकट, फिर कोई पूर्व विधायक आ गया तो उसको दे दिया। इस बार थोड़ा सा अलग है बहुजन समाज पार्टी का, हालांकि नेतृत्व की तरफ से उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जिसे बहुत चर्चा में लाया जाए, लेकिन काडर और संगठन ये बड़ी मेहनत कर रहा है। और स्पेशली वो लोग हैं इसमें जिन्होंने सरकार का मज़ा नहीं देखा है। 20 साल से सरकार नहीं है। ये तमाम लोग जो हम आप देख रहे हैं, ये 40 साल के लोग हैं। वो चाहे हाजी सरफराज हों या नरेश या अभी निवाल हों, अगर रहे भी होंगे तो कार्यकर्ता सेक्टर बूथ पे रहे होंगे।
ये वो लोग हैं जिन्होंने सरकार नहीं देखी है, तो वो चाहते हैं सरकार बन जाए। लेकिन दूसरी तरफ बसपा में वो भी लोग हैं जो स्थापित हैं, जो राज्यसभा रह चुके, MLC रह चुके, राज्यमंत्री रह चुके, जिन्होंने मौज की ली है सरकारों की, 3-3 4-4 सरकारों की, वो एकदम कंफर्ट जोन में, क्योंकि वो तो मजा ले चुके हैं, उनको कोई ज़्यादा फिक्र है नहीं। बच्चे एडजस्ट हो चुके हैं, बड़े बड़े कारोबार हो चुके हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस हो चुके हैं, उन्होंने सब बना लिया है। तो दो ध्रुव हैं BSP के, लीडरशिप अपने कमरे में है, प्लान उनके पास बहुत अच्छे अच्छे हैं, कागज़ पे जो उनको दिए जाते हैं। कोऑर्डिनेटर का एक तबका वो है जिसने मज़ा लिया हुआ है, तो उसको अब बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में है, बहुत उसके फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक वो है जिसके अंदर हवस है कि सरकार बने, हम भी मज़ा करें। तो बसपा कहीं ना कहीं 2022 के मुकाबले में बेहतर तो दिखाई दे रही। क्या आपको लगता है कि ये जो मज़ा ले करके, जो मज़ा काट करके जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग एकदम निष्क्रिय हैं, निर्जीव टाइप से, पॉलिटिकली निर्जीव इनको कहा जाए, क्या एक बड़ा बैरियर है बहुजन समाज पार्टी के लिए आज की तारीख में? किसी भी संगठन के लिए जब आपके पास बड़े नेता जो हों और सिर्फ कांग्रेस में ले, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार मायावती है। हाँ। जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि उनके पास तो हर चीज़ की खबर है ना। उनके पास तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसकी खबर ना हो। गुटबंदी है तो उसकी खबर है, ज़िले की गुटबंदी है तो उसकी खबर है, हर चीज़ की खबर उनके पास है। अब इधर उन्होंने कार्रवाइयाँ की, कई बार कार्रवाई के साथ साथ पंचायत भी कराई, बड़े वालों को छोटे वालों के साथ बैठाला, दोनों को समझाया भी, डांटा भी, चेतावनी भी दी, ये भी किया है। तो ये बैरियर तो है ही है। पश्चिम की राजनीति में ये जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है आपको, पहले यहाँ वेस्ट यूपी में 2 बिरादरियों का वर्चस्व था। चौधरी चरण सिंह जाट थे, चौधरी चरण सिंह जाट थे, इकलौते नेता थे जी। पश्चिमी के नहीं, पूरी यूपी नहीं, पूरी राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ जाट है वहाँ के नेता थे। हाँ, मतलब जो पूरी जाट और गुर्जर बेल्ट एक तरीके से पूरी, और गुर्जर जाट एक साथ होता था। चौधरी चरण सिंह के अलावा फिर उसके बाद मुसलमान थे, वो कौकब हमीद थे, रशीद मसूद थे, अमीर आलम खां थे, इस तरह से मुसलमानों की यहाँ से लेकर बर्क थे। आजम भी उसी चौधरी चरण सिंह के साथ किया। पहली बार 1977 में आजम खां को चौधरी चरण सिंह ने ही टिकट दिया था। तो ये पूरा पश्चिम जाट और मुसलमान और गुजर के उस पर कॉम्बिनेशन पे चलता था, और कांग्रेस को उसने यहाँ से धो दिया था, ख़त्म कर दिया था वेस्ट यूपी से। काशीराम को जब उदय हुआ तो काशीराम ने सहारनपुर से ही शुरू किया था। काशीराम को मैं सियासी वैज्ञानिक मानता हूँ। वो पहले उस ज़िले की वो देखते थे, स्थिति देखते थे, भौगोलिक स्थिति देखते थे, उसके बाद देखते थे आबादी किसकी कितनी है। तो जाटो था ही, खुद आके यहाँ से चुनाव लड़ गए। मायावती ने यहाँ डेरा डाला, विधानसभा का चुनाव लड़ना हुआ पहला मायावती को, तो वो भी आगे यहीं से हरोड़ा से चुनाव लड़ी। सहारनपुर देहात, वो हरोड़ा विधानसभा थी, मायावती वहाँ से चुनाव लड़ी। सैनी निकाला इन्होंने, धर्म सिंह सैनी को, पहली बार कैबिनेट में सैनी पहुंचा, क्योंकि इस बेल्ट में सैनी बहुत ज्यादा है पिछड़ों में। तो जाट निकल गया था अजीत सिंह के साथ, उसके बाद बीजेपी में गए, फिर लौटे, फिर जयंत अखिलेश के साथ गए। तो जाटों का वो वर्चस्व टूट गया था, वो बचा नहीं था। काशीराम ने ये जो नया समीकरण बनाया था, जिसमें अति पिछड़े वर्ग में कश्यप, सैनी, उसके बाद जाटो, फिर कैंडिडेट यहाँ से ठाकुर जिता चुके हैं। वो काशीराम का ठाकुर भी जिता चुके हैं यहाँ से, फिर मुस्लिम भी उन्होंने पकड़े। मेरे ख्याल से अगर यहाँ सहारनपुर की बात करें तो 3 बार बसपा यहाँ से जीती है अभी तक। 99 सहारनपुर में बसपा 19 लोकसभा, हाँ लोकसभा 19 में जीती, उससे 99 में जीती, उससे पहले 2009 या 4 में जीती। हाँ 9 में मेरे ख्याल से एक बार और जीती, 3 बार सांसद रहा उनका। और बसपा के मुस्लिम सांसद यहाँ से, हाँ मुस्लिम 2 बार रहे हैं। हाँ, रशीद मसूद, वो क्या कहते हैं, हाजी वो थे आपके, कुरैशी थे। हाँ, उससे पहले एक और मुस्लिम सांसद थे, दो मुसलमान भी थे। हाँ। तो बीएसपी को मुसलमान असेंबली में कम था, क्योंकि असेंबली में ये मसूद परिवार का वर्चस्व था। वो वर्चस्व 2022 में अखिलेश यादव ने तोड़ा। हाँ, आशू मलिक हों, उमर अली खां हों, या तमाम दूसरी सीटें जो जीती हैं, और 22 में इमरान मसूद को इस्तेमाल किया समाजवादी पार्टी ने। इमरान मसूद का अपना एक जनाधार यहाँ है, उसे कोई कुछ भी कहे, लेकिन इमरान के जनाधार से इनकार नहीं किया जा सकता। रशीद मसूद का भी जनाधार था, इमरान के फादर यहाँ के चेयरमैन हुआ करते थे सहारनपुर के। हाँ। राजनीति के असली खिलाड़ी वही थे। अच्छा, रशीद मसूद तो आगे निकले, भाई को उन्होंने बढ़ाया, वो चेयरमैन तक रहे, लेकिन इमरान के फादर बहुत ही मजबूत आदमी थे इस इलाके के। यहाँ की राजनीति जाट और मुसलमानों में बटी रहती थी, ये दोनों साथ में होते थे, उसके बाद छोटे सब साथ में हो जाते थे।
तो काशी राम ने सहारनपुर को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। सारी सीटें बसपा जीत जाती थी यहाँ, सारी। मेरे ख्याल से 7 सीटें हैं अभी, 7 हैं, 5 सीटें, 5 सीटें, सारी की सारी बसपा, सारे चेयरमैन बसपा के। तो इस तरह की बीएसपी कर दी थी यहाँ पे। बाद में चूंकि जब 2017 के बाद 17 में भी बीएसपी जीती, यहाँ 12 में भी बीएसपी जीती, 7 भी बीएसपी जीती, 22 में आने के बाद बहुजन समाज पार्टी, चूंकि 22 में बसपा चुनाव लड़ ही नहीं रही थी, बिल्कुल। हमें आपको कहीं लड़ती हुई दिखाई नहीं दी, इसीलिए एक सीट आई, 13 एमएलए आया। इस बार बहुजन समाज पार्टी की मजबूती, सक्रियता, उनके पास LIU है, तमाम चीज़ें हैं, मुख्यमंत्री हैं, सरकार में है, को पता चल रहा है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी, विशेषकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो वो उनको ये डर सता रहा है कि कहीं समाजवादी पार्टी से स्लिप हो गई, ये बसपा को गया। तो जो हम देवबंद जीत लिया है हमने एक सीट, उसके बाद वो क्या कहते हैं मेयर हमने जीत लिया है, तो हम फिर उसको छू नहीं पाएंगे। फिर अगर बसपा के साथ मुसलमान चला गया जैसे समाजवादी पार्टी के साथ, तो इतिहास पूर्व का देखते हुए यह है कि फिर दूसरा नहीं जीत सकता। इस कोशिश में योगी आदित्यनाथ लगातार, इसमें भाजपा से ज्यादा समाजवादी पार्टी के अस्तित्व को खतरा है। फिर तो समाजवादी पार्टी के अस्तित्व को सिर्फ सहारनपुर में थोड़ी खतरा है, पूरे पश्चिम मतलब ओवरऑल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो 122-23 मेरे ख्याल से जो विधानसभा सीटें हैं, उसमें समाजवादी पार्टी को पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में खतरा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास सपोर्टिंग वोट नहीं है। और मैं आपसे कहूँगा, आप रिसर्च पे काम करते हैं प्रशांत, SIR ने समाजवादी पार्टी की 111 सीटों में 90 का खेल खराब किया। ये बड़ी बात कह रहे हैं ताबा, देख लीजिए, डेटा देखिए। सहारनपुर देहात में ही 55-60 हज़ार वोट कटा है। आशु मलिक कहाँ ठहर पाएंगे? 30,000 से जीते हैं, 55,000 वोट कट चुका है। ये पहले मतलब लड़ने से पहले ये सीट हार चुकी है। ये 90 सीटें ऐसी हैं कि नामांकन से पहले सपा हार चुकी है, क्योंकि मुसलमान का जो वोट कटा है उसकी भरपाई कहाँ से आप करेंगे? मुसलमान इस चीज को सोच रहा है कि हमारा जो वोट कटा है उसकी भरपाई हम दलित से कर सकते हैं, हम उनके साथ चले जाएंगे, हमको जाना ही है। और इनका बन भी जाता है, हम उनके पीछे थे, हम इनके पीछे आ जाएंगे। बल्कि इनके पीछे आने में यह है कि बसपा में वो आगे रहता है, समाजवादी पार्टी में उसको पीछे रहता है। भाई कितने, मेरे ख्याल से 6-7 मंत्री थे, हाँ 2007 में ज्यादा थे। और सुपर सीएम तो मन्नान थे, अनीस खान थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी थे, और आपके साहब शाकिर अली थे, उसके बाद पता नहीं, बस एक लंबी भीड़ थी। यहाँ पश्चिम से भी मंत्री थे उनके। तो ये मुसलमानों की सोच, मुसलमानों की चर्चा, बातचीत, कल एक साहब मुझे भी मिले थे, यही बात कह रहे थे कि मुसलमान ये सोच रहा है कि हम अखिलेश के साथ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक पाएंगे, और हम BSP के साथ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को रोक लेंगे। बसपा को जो 13.5% वोट मिला है वो ओवरऑल मिला है। वेस्ट यूपी में उनके पास 20% वोट, जो देखा जाए 63,000 वोट इसी आपकी सीट पे मिला हुआ है देहात पे। सामान्य सीट पे SC लड़ा के 63,000 वोट, और सामान्य सीट पे बसपा SC लड़ा करके बहुत अच्छा इम्पैक्ट करती है, और बहुत अच्छा उसका विनिंग मार्जिन भी अच्छा है। वजह यह है कि उनका अपना वोट उनके पास आ जाता है, बाकी वोटों में बंटवारा हो जाता है। इसी तरह जो सामान्य रिजर्व सीटें हैं उस पर बसपा इसलिए फेल होती है कि उसमें सारे लोग रिजर्व लड़ रहे होते हैं और बसपा के पास सामान्य वोट होता नहीं। तो ये परिवर्तन जो है, ये आपको जो योगी आदित्यनाथ ने देखा है, शायद वही मैं भी देख रहा हूँ कि योगी ने इस तरह से देखा है कि समाजवादी पार्टी अगर कमज़ोर होगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है। मजबूत समाजवादी पार्टी, और हमेशा आप पिछले कई चुनाव देख लीजिए, बसपा सरकार में अगर होगी और बसपा हारी तो समाजवादी पार्टी सरकार बनाती है, सपा सरकार में होगी और सपा अगर हारी तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है। और ये भी कहा जाता है कि चूंकि ये बेल्ट यहीं से चुनाव उठता है, यहीं से शुरू होता है, और एक ये मतलब माना जाता है या मानते हैं, तमाम सारे ऐसे रेट्रो एनालिसिस भी हैं कि अगर आपने आपकी शुरुआत, पहला और दूसरा फेज जो है मतदान का गड़बड़ाया, यानी कि सहारनपुर और उसके बाद में फिर मेरठ और इधर जो आसपास के 5-7 जिले हैं, तो फिर आगे आपका गड़बड़ होता ही चला जाता है। और 24 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा, 24 में देखा हमने, इससे पहले 12 के चुनाव में देखा, उससे पहले 7 के चुनाव में देखा। ये पहला चुनाव जो यहाँ से शुरू होता है, पहली सीट जो है वो मेरे ख्याल से नकुल है कि उसके बगल वाली है, सीट नंबर 1, यहीं से शुरू होती है। बेहट पहली सीट 403 में पहली सीट बेहट है, और फिर ये 1 से शुरू होगा, 5 सीटें यहाँ पे, पहली सीट पर रोहित राणा फिक्स हो गए। तो वो बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ अपना पूरा जोर लगाएंगे।
चूंकि वो नहीं चाहेंगे कि जो एक तो हिंदू, हाँ भाई शिलकास है तो वो तो सोचते हैं हमारा है, हाँ और शिलकास में जाटो आज तक हिंदू हो नहीं पाया। जाटों को इतना कोशिश करने के बाद भी हिंदू नहीं बनाया जा सका। वो वाला हिंदू जिस हिंदुत्व की बात भाजपा करती है या योगी आदित्यनाथ करते हैं कि मुसलमानों से दुश्मनी रखो और ये नहीं करो वो न करो, उस लाइन पे वो अभी तक नहीं चला है। एक सवाल सर मेरा है, आपने चूंकि जाटों का जिक्र किया और हिंदू का जिक्र किया, चूंकि बीएसपी 2007 वाली तर्ज पर फिर से आ गई, ब्राह्मणों को सवर्णों को टिकट, क्या बदली हुई राजनीतिक समीकरणों के बीच क्या ये फॉर्मूला आपको लगता है कि वापस काम करेगा? जब भारतीय जनता पार्टी की लेवल प्लेइंग फील्ड है हिंदुत्व उस वक्त। देखिए ऐसा है कि मैंने 2007 के नारे सुने, हाँ तमाम नारे इस लोग लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो वाला कि हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट नारा था उसकी लोग चर्चा नहीं करते हैं, पाथर रख लो छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। कि पत्थर सीने पे रख के हाथी पे मोहर लगा दो, चूंकि आपको समाजवादी पार्टी को हराना है। मतलब एक दबाव है, मतलब आप सोचिए कि आपके पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है, सीने पे पत्थर रखो और दे दो, नहीं देना है लेकिन दे दो। वो सिचुएशन अब है। ब्राह्मण योगी से नाराज है, भयंकर एकदम नाराज है तो है, लेकिन अगर वो उसके पास ऑप्शन ये होगा कि एक तरफ योगी से नाराजगी है लेकिन वो उसको अखिलेश हरा पाएंगे, तो अखिलेश के साथ नहीं जाएगा। क्योंकि उसका जो लेकिन ये भी हमें गेस करना पड़ेगा ना सर कि क्या नाराजगी उस लेवल की है कि वो इतना गुस्से में जाएगा और ईवीएम पर दूसरा बटन दबा देगा? हाँ दबा देगा, लेकिन अगर भाजपा को अखिलेश से हरवाना है तो नहीं हरवाएगा। बीएसपी से हरवा सकता है, वही है पाथर रख लो छाती पर। आज हरवा दो कल लौट आएंगे, साथ में यही हुआ, साथ में हरवाया 12 में निकल गया। और साथ में आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की जो वोट है वो कहीं 3,000, कहीं 9,000, कहीं 11,000, कहीं 13,000, कहीं 16,000, कहीं 18,000, कहीं 14,000, इस तरह से भाजपा को वोट मिला है, तब बसपा जीती है। बसपा को रिजर्व सीटों पे उस बार सबसे ज्यादा जीत मिली थी, क्योंकि रिजर्व सीटों पे अदर वोट से जीता। हाँ शायद 60-70 सीटें जीत गई थी। तो वो जो रिजर्व सीट का पूरा ब्लॉक है वो ब्राह्मणों की वजह से और सामान्य वोटों की वजह से, पिछड़ों की वजह से जीत पाए थे। तो ये जो चुनाव है 27 का, विश्लेषक कुछ भी कहें, हम आप चूंकि एक पार्टी को कवर करते हैं, हमारी बीट है, तो गालिब का एक मिसरा है ना कि किनारे से कभी अंदाज़े तूफान नहीं होता। तो किनारे खड़े होकर तूफान का अंदाज नहीं लगाया जा सकता। ठीक बात है। हम लोगों ने इस तूफान को बहुत करीब से देखा है, अंदर तक देखा है। हम उन सिटिंग्स में भी रहे हैं जहां पर इनकी रणनीति बनती है। तो हमारे पास जो जानकारी है वो आमतौर पे मीडिया के उन लोगों के पास नहीं है जो ऊपर देख कर 2 दिन बाद अभी खबर छापेंगे, बताएंगे कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है। हाँ वो आपको देखने के बाद, सुनने के बाद, हम लोगों से बात जो निकल के जाती है उसके बाद वो करेंगे। लेकिन बसपा की रणनीति और राजनीति समझने के लिए पश्चिम की विशेषकर आपको चौधरी चरण सिंह का जाट मुस्लिम देखना पड़ेगा। जाट मुस्लिम अहिर जाट गुजर राजपूत, अहिर यहाँ था ही नहीं, जाट गुजर राजपूत ये बनाया था उन्होंने, चौधरी चरण सिंह ने। मजगर में बनाया था मुस्लिम जाट गुजर राजपूत। अब जो है ना, जो डीएम है दलित मुस्लिम, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में अच्छे से काम कर रहा है। अब मायावती उसको कितना कैश कर पाती हैं, कितने सही टिकट दे पाती हैं, कितना उनके कोऑर्डिनेटर्स जो हैं टिकट में ईमानदारी से रिपोर्ट दे सकते हैं, कितना उन प्रत्याशियों का दोहन कम होता है, ये बहुत बड़े सवाल हैं जिसका जवाब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के अलावा किसी के पास नहीं। टिकट का दोहन, और आपने इससे जिक्र किया, एक तो वो स्टिंग ऑपरेशन आया, उस पर आपने भी अपनी प्रतिक्रिया दी ही थी, और दूसरा ये कि जो जिस तरीके से इस बार बसपा का कैंडिडेट सिलेक्शन है वो उसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? 40 के आसपास टिकट लगभग फाइनल हैं, कहीं प्रभारी बना दिए गए हैं, कहीं घोषणा हो गई है, कहीं होने जा रही है, कहीं कुछ मामला अटका हुआ है तो हो जाएगा, इस तरीके की। तो ये जो कैंडिडेचर एनालिसिस अगर सिर्फ जो घोषित हैं, जो माना जा रहा है कि हाँ ये तय हो चुके हैं, उनको अगर आप देखते हैं तो 2022 और 2027 में आप क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है देखते हैं। जैसे अब आज फिरोज आफ्ताब यहाँ घोषित होंगे,
गाढ़ा बिरादरी से आते हैं। गाढ़ा बिरादरी का उस विधानसभा में 50,000 वोट है। बसपा वहाँ 63,000 पा चुकी है SC कैंडिडेट के साथ, और 22 के चुनाव में जिसमें समाजवादी पार्टी की आंधी थी। अच्छा कैंडिडेट। आप बबलू सिंह का टिकट ले लीजिए बीकापुर, अच्छा टिकट है। आप आशीष पांडे का टिकट ले लीजिए माधोगढ़, अच्छा टिकट है। आप रमेश मिश्रा का टिकट ले लीजिए यहाँ जौनपुर, विनोद मिश्रा का मतलब अच्छा टिकट है। इसके अलावा ये आपका यहाँ जो टिकट एक और हुआ है अकबरपुर में, कुर्मी है। अगर कुर्मी आ गया उसके साथ, चूंकि कुर्मी वहाँ बहुत ज्यादा है। वहाँ बताते हैं जो अकबरपुर का जो कैंडिडेट है, लोकल्स बताते हैं मेरे कुछ वहाँ पत्रकार वो पॉलिटिकल तो नहीं है, एक उपचुनाव लड़ा था, फिर बहुत ज्यादा उनका प्रभाव है नहीं। वो सिर्फ बिरादरीवाद पे चलेगा, क्योंकि कुर्मी के अंदर बिरादरीवाद होता है। अगर बिरादरीवाद चला तो कैंडिडेट अच्छा साबित होगा, बिरादरीवाद नहीं चला तो कैंडिडेट अच्छा साबित नहीं होगा। बिरादरीवाद में साबित होगा। रोहित राणा के बारे में मैं ज्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि क्योंकि वहां पर 1.5 लाख से ऊपर मुस्लिम वोट है, तो बड़ा मुश्किल है 1.5 लाख से ऊपर मुस्लिम वोट। और उमर अली खान, और ये इधर नकुर से कोई सैनी बनाए गए हैं। सैनी तो कोई भी आएगा, सैनी अगर होगा तो सैनी कोई भी आएगा तो काम करेगा। अच्छा, क्योंकि धर्म सिंह सैनी जो है वो अगर लड़ते हैं तब तो वहाँ सैनी नहीं काम करेगा। किसी पार्टी से अगर धर्म सिंह सैनी आ जाए, सपा से आ जाए, या क्या कहते हैं भाजपा से आ जाए, किसी से आ जाए, तब तो दूसरा सैनी नहीं काम। धर्म सिंह सैनी को बीएसपी ने बड़ा नेता बना के, कैबिनेट मंत्री बना के स्थापित कर दिया, तो वहाँ सैनियों के नेता हैं वो। लेकिन अगर धर्म सिंह को टिकट नहीं मिलता है तो सैनी बहुत अच्छा काम करेगा। और रोहित राणा के बारे में चूंकि मुझे बहुत जानकारी नहीं है, तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि क्षत्रिय ठाकुर वोट कितना है, क्षत्रिय वोट कितना है, ये भी मुझे नहीं पता है उस सीट के बारे में, तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, और टिकट जो है, जैसे वहाँ आप देखिए बाराबंकी का टिकट हो रहा है मुस्लिम, शायद उसकी भी 2-3 दिन में घोषणा होनी है। अच्छा टिकट है, अकेला सिंगल मुसलमान होगा, और बीएसपी का वहाँ ठीक ठाक ज़रादार है, 40,000-45,000 वोट बीएसपी पाती है वहाँ, चाहे जितने बुरे हालात हो, तो वो 1 लाख के करीब मुसलमान है। दूसरा टिकट आपका यहाँ पे एक हुआ है जहाँ पे गुड्डू जमाली थे, आजमगढ़ मुबारकपुर, अच्छा टिकट है, सिंगल मुस्लिम है। तो मतलब अभी तक एक तरीके से 3 मुस्लिम कैंडिडेट, तीन कैंडिडेट, 5 मुस्लिम। एक तो देखिए आपका अबुल कैस आजमगढ़, दूसरा गामा शाहगंज, तीसरा मुबारकपुर कोई डॉक्टर है, चौथा ये आपका सहारनपुर देहात, और 5वां एक टिकट कहीं का था, वो मुसलमान बाराबंकी। ये 5 टिकट मुसलमानों के जो हैं, वो ये आरोप नहीं लग सकता है कि वोट कटवा है बीजेपी की बी टीम। अपना लोकल बड़ा प्रभाव, इनका अपना एक प्रभाव है, और प्रभाव के साथ जब टिकट होता है तो उस टिकट को अच्छा प्रभाव प्लस कास्ट इक्वेशन बीएसपी के साथ आने से एक बड़ा मजबूत समीकरण बनाता है। एक सवाल मुझे सर आखिरी पूछना है आपसे, चूंकि टाइम हो जाएगा फिर। बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मणों को लामबंद करने की कोशिश कर रही है। आप बसपा में अभी कौन से चेहरे को देखते हैं जो ब्राह्मणों को रिप्रेजेंट कर सकता है? क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा का जो फेस है वो कई बार इस्तेमाल हुआ है, और 7 के बाद भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन नतीजे वैसे नहीं रहे। सतीश चंद्र मिश्रा को मैंने कभी ब्राह्मण चेहरा नहीं माना। हाँ, सतीश मिश्रा पार्टी में महाधिवक्ता थे। चेहरे कौन थे? हरशंकर तिवारी, उसके बाद आपके श्याम सुंदर शर्मा, उसके बाद हंडिया के त्रिपाठी, मास लीडर ये लोग थे। ये सब बसपा में आए थे। रामवीर उपाध्याय, ब्रजेश पाठक, ये सब थे। तो बसपा में जो लोग आए थे, सतीश चंद्र मिश्रा तो खुद थे, उनका एक अजीज था अंटू मिश्रा था, एक उनका शागिर्द था वो नकुल दुबे था, खत्म हो गई बात। बाकी उन्होंने लाल बत्तियां बंटवाई थी, एक जिले में 2-2 लाल बत्ती। सुल्तानपुर में एक होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, उनके घर में 2 लाल बत्ती, बाप के पास भी बेटे के पास भी, और भी लाल बत्तियां उन्होंने बंटवाई थी। लेकिन मास लीडर जो थी बीएसपी में जो आए थे, वो यही लोग वो ये लोग थे। हरशंकर तिवारी थे, तो इस कंडीशन में कैसे होगा फिर? बस आज की तारीख में भी अगर आप देखें तो आप ये मान सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में वर्तमान में 2 टिकट ऐसे हैं जो ब्राह्मणों में पसंद किए जाने वाले लोग हैं। टिकट है, लेकिन मोबिलाइज कौन करेगा? वो खुद करेंगे। ब्राह्मण को, आप ब्राह्मण हैं,
आप ये बताइए, आपको कोई मोबिलाइज कर सकता है? नहीं, जैसे हर समाज का एक अपना लीडर होता है। आपने ब्रजेश पाठक बताया, रामवीर उपाध्याय बताया, और भी तमाम सारे आपने चेहरे बताए। तो एक डिस्प्ले देखता है, भाजपा भी उसी फॉर्मूले पर काम करती है कि हाँ भाई पाठक हैं तो पाठक है, ब्राह्मणों का एक डिस्प्ले हमने बना दिया। तो बहुत जो कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना जो ये देखते हैं, अभी परंपरागत पॉलिटिक्स पर नजर रखते हैं कि हाँ ये हमारा आदमी है, हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, हम चलिए उनको वोट दे ये देंगे। तब होता है जब वहाँ दो लड़ रहे हो। हाँ जब अकेला लड़ रहा है तब वो ब्राह्मण है, हाँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे वो सिर्फ ब्राह्मण है, अकेला लड़ रहा है, तो फिर आदमी देखेगा कास्ट इक्वेशन क्या है, हमारा इसके साथ जाने में क्या जीत जाएगा। अगर जीत जाएगा तो फिर उसके साथ हो जाएगा, और सिर्फ ब्राह्मण के साथ नहीं है, ये सैनी के साथ भी है, जाट के साथ भी है, मुसलमान के साथ भी है, वाल्मीकि के साथ भी है, कुर्मी के साथ भी है। और जब दो कुर्मी हो जाते हैं फिर गोत्र देखने लगता है आदमी कि हमारे वाले गोत्र का है कि नहीं। राकेश और चुनाव हारे हैं कुर्सी से, गोत्र में हारे हैं। वो तो क्योंकि कुर्सी वाला जो एमएलए है उसका गोत्र जो है बैसवाल है, इनका जायसवाल है। ठीक बात है। तो अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।